Hello friends, have a nice day. In previous videos, I have explained many rules, but today I would like to clear how to translate Hindi sentence into English. आज मैं आपको ये बताऊंगा कि अंग्रेजी के वाक्यों, हिंदी के वाक्यों को अंग्रेजी में कैसे ट्रांसलेट करते हैं। सभी बच्चे इसको वर्डन महसूस नहीं करें, क्योंकि हिंदी के ट्रांसलेशन में हिंदी के वाक्य की जो रचना है वह है सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब, कर्ता, कर्म और क्रिया। और जो आपका अंग्रेजी का ट्रांसलेशन है वह है सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, अर्थात कर्ता, क्रिया और कर्म। तो हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि SOV को SBO बनाना ही ट्रांसलेशन है, अर्थात कर्ता, कर्म, क्रिया को कर्ता, क्रिया और कर्म हम बना दें, बस यही ट्रांसलेशन है। अब हमसे एक प्रश्न आता है कि टेंस क्या है। टेंस माने समय, समय माने काल। तो ये परिभाषा नहीं है। कई बार हम जल्दी में बता जाते हैं कि टेंस माने समय है, समय माने काल है, ये उसकी हिंदी में नहीं है। हमें बताना क्या है कि टेंस को, समय को परिभाषित नहीं किया जा सकता है। Nobody can define tense. Tense cannot be defined. समय को हम बिल्कुल भी परिभाषित नहीं कर सकते हैं। मैं इसको ऐसे बताने का प्रयास करता हूँ। समय को परिभाषित नहीं किया जा सकता है, यह अपरिभाषित शब्द है, लेकिन फिर भी किसी भी काम का होना या करना क्रिया के द्वारा संभव होता है। क्रिया के जिस रूप से हम किसी भी काम का करना, हम क्रिया के जिस रूप से किसी भी काम को करते हैं, या ऐसे कह सकते हैं कि क्रिया के जिस रूप से किसी भी काम का करना पाया जाता है, उसको हम टेंस कहते हैं। उदाहरण के लिए मैं आपको 3 वाक्य बता रहा हूँ। मैं स्कूल जाता हूँ, ये आप कहेंगे प्रेजेंट डिफरेंट का है, तो कैसे पता चला? जाता हूँ से। दूसरा मैंने कहा मैं स्कूल जाता था या मैं स्कूल गया था, तो आप ऐसे कहेंगे कि वाक्य पास्ट टेंस का है, अर्थात हमें गया था से पता चला, जाता था से पता चला, यह वाक्य पास्ट टेंस का है। तीसरा वाक्य है मैं स्कूल जाऊंगा, मैं स्कूल जाऊंगा, तो ये हमें मैं स्कूल जाऊंगा किससे पता चला? गा गे से पता चला। तो जो वर्ब है, द वर्ब ऑफ ए सेंटेंस डिफाइंस टेंस, ये आप कह सकते हो। जो मैंने आपको एक मिनट पहले कहा कि क्रिया के जिस किसी रूप से किसी कर्ता का, किसी काम का होना या करना पाया जाए, उसको हम टेंस कहते हैं, काल कहते हैं, समय कहते हैं। ये बात आपको समझ में आ रही होगी, मैंने आपको बताने का प्रयास किया। अब जो मेन बात आती है कि टेंस कितने होते हैं। टेंस होते हैं 3। टेंस होते हैं आपके मात्र 3 टेंस होते हैं। नंबर 1 प्रेजेंट टेंस, नंबर 2 पास्ट टेंस, नंबर 3 फ्यूचर टेंस। टेंस आपको हो गए वर्तमान, भूत, भविष्य। जैसे आप कहते भी हो ना कि शानदार भूत था, भविष्य तो महान है, जो संभालो उसे संभालो जो कि वर्तमान है। वर्तमान को ठीक करिए, भूत भविष्य अभी ठीक हो जाएंगे, क्योंकि आज का जो वर्तमान है वो कल का भूत है, और जब भूत वर्तमान दोनों ठीक हो गए तो भविष्य अपने आप ठीक होगा। अब मैं आऊँगा 3 टेंस मैंने बताए, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। अब मैं बताऊँगा एक टेंस के भाग कितने होते हैं। एक भाग टेंस के भाग होते हैं 4। इंडिफरेंट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इंडिफरेंट यू नो वो अनिश्चित, अनिश्चित है, काम पढ़ता है, नथिंग इज क्लियर कि वो कब से पढ़ रहा है, कब तक पढ़ेगा। इसके बाद मैंने कहा कॉन्टिन्यूअस, जारी, जैसे वह खेल रहा है। इसके बाद परफेक्ट, वह खाना खा चुका है। इसके बाद परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, वह 4 घंटे से खेल रहा है, 3 घंटे से खेल रहा है, 3 दिनों से खेला, ऐसी करके बातें हम ऐसे करते हैं। अब मैं 3 गुणे 4 जो करेंगे, 3 × 4 = 12। आपसे कोई पूछेगा कुल कितने प्रकार के टेंस होते हैं, तो आप 12 ही तो बताएंगे। आप शुरुआत में टेंस 3 होते हैं, 1 के 4 होते हैं, और फिर जाके आपके 12 होते हैं। अब जो हमने पहले को पहले से मिलाया, दुनिया में अभी आप किसी बड़े बड़े ग्रामरियन से मिलेंगे तो कहेंगे शुरू में किसी छोटे बच्चे को प्रेजेंट इंडिफरेंट नहीं पढ़ाना चाहिए। क्यों? ये बड़ा बवाली है, बड़ा बवाली टेंस है, ऐसा लोग बताते हैं। लेकिन बवाली नहीं, हम इसी को पढ़ाएंगे।
प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस हुआ, इंडिफरेंट वहाँ से मिलाया जो 4 भाग थे तो बना प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस। इसकी जो हिंदी निकल के आई तो निकल के आई वर्तमान अनिश्चित काल। क्या निकल के आई? वर्तमान अनिश्चित काल। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि ये पूरी तरह से वर्तमान अनिश्चित, वह पढ़ता है, नथिंग इज क्लियर, तो कब से पढ़ा आगे कब तक पढ़ेगा। इसमें पहचान होती है, जिसको हम लोग कहते हैं कैसे इसको पहचाने कि किस टेंस का वाक्य है। तो इस काल के हिंदी के वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं तथा वाक्य की मूल भावना से कार्य के प्रति अनिश्चितता का बोध होता है। ध्यान से रखिएगा बात को, कार्य के प्रति अनिश्चितता का बोध होता है। जैसे वह पढ़ता है, राम पढ़ता है, मैं स्कूल जाता हूँ। अब यहाँ पर आप ये नहीं कह सकते कि मैं स्कूल जाता हूँ कि नहीं जाता हूँ, बस वो जाता है, खाता है, ये नहीं पता चला कब से खा रहा कि कब तक खाएगा, इसलिए वर्तमान अनिश्चित काल हुआ। अब करना क्या है? ऐसे वाक्यों को हम ट्रांसलेट करते समय निम्नलिखित नियमों का प्रयोग करते हैं। नंबर 1 क्या है? आप सबको पता होना चाहिए कि अंग्रेजी में फर्स्ट एक वचन या बहुवचन 2 प्रकार के कर्ता होते हैं। अब आई, वी, यू, ते या बॉयज, पीपल जो भी है, ये सारे प्लूरल हैं। ही, सी, इट, राम, श्याम, सीता, गीता, मीता, नीता, ये सब एक वचन। हम जब इसका अनुवाद करेंगे ऐसे करेंगे, मात्र 2 चीज़ों का ध्यान देंगे। इस काल के वाक्यों का अनुवाद करते समय, इस काल के वाक्यों का अनुवाद करते समय सभी कर्ताओं, सब एक वचन कर्ताओं के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम एस या ईएस का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? एस या ईएस का प्रयोग करते हैं। एक बार में बात आई होगी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम एस या एस का प्रयोग क्यों करते हैं, तो उसमें बहुत स्पष्ट समझ लें, अंग्रेजी की जो सभी क्रियाएं हैं वो बहुवचन में है। किस वचन में है? बहुवचन में है। और उनको एक वचन बनाने के लिए हम उनमें एस या ईएस का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? एस या ईएस का प्रयोग करते हैं। अब आप समझेंगे कि बॉय में हम एस का प्रयोग कर दें तो बहुवचन हो जाएगा। तो ये जो डिफरेंस है, जब आप एक क्रिया में एस या ईएस का प्रयोग करोगे सिंगुलर बन जाएगी। कम बहुवचन है, कम्स एक वचन है। सिंग बहुवचन है, सिंग्स एक वचन है। बॉय एक वचन है, बॉयज बहुवचन है। तो उल्टा है। तो अंग्रेजी की सारी क्रियाएं एक बहुवचन में होती हैं, उनको हम एक वचन बनाने के लिए उनमें एस या ईएस का प्रयोग करते हैं। तो जैसे राम स्कूल जाता है, हमने ट्रांसलेशन लिया, राम स्कूल जाता है, राम गोज टू स्कूल। अब गोज क्यों आया? चूंकि राम एक वचन है। हम स्कूल जाते हैं, बी आया यहाँ पर, तो बी गो टू स्कूल, बी गो टू स्कूल। हम स्कूल जाते हैं तो बी हम वो बहुवचन है, इसलिए हमने जो क्रिया है उसका गो फर्स्ट फॉर्म में रखा और वो आपकी बहुवचन में है। इसके बाद जो हम देखने का प्रयास करेंगे कि यदि किसी वाक्य में किसी भी प्रकार का जोड़ प्रकट हो, वादा, इरादा, इच्छा, धमकी, सहमति, 5 चीज़ें हैं। वादा, इरादा, इच्छा, धमकी, सहमति, 5 चीज़ें। या आपको ऐसा लग रहा है कि किसी भी प्रकार का यहाँ पर जोड़ प्रकट है, तो हमको करना क्या है? वाक्य किसी भी सिंगुलर सब्जेक्ट है तो डज का प्रयोग करेंगे, बहुवचन डू का प्रयोग करेंगे, क्योंकि इसके स्टेंस की हेल्पिंग वर्ब डू डज ही है। मैं स्कूल जाता तो हूँ, मैं स्कूल जाता तो हूँ, तो बनेगा आई डू गो टू स्कूल, आई डू गो टू स्कूल। वह स्कूल जाता तो है, ही डज गो टू स्कूल, जाता तो है। राम पढ़ता तो है, राम डज रीड। मैं पुस्तक पढ़ता तो हूँ, आई डू रीड ए बुक, राम डज रीड ए बुक। वे क्रिकेट खेलते तो हैं, दे डू प्ले क्रिकेट। ये ऐसी बात है कि यदि किसी प्रकार का इम्फेसिस हो रहा है, जोर प्रकट हो रहा है, तो हम क्या करेंगे कि हम सीधे सीधे सब्जेक्ट के बाद डू या डज का प्रयोग कर देंगे। क्लियर हो रहा है आपको? अब हम आते हैं निगेटिव में। इस काल के नकारात्मक वाक्यों का अनुवाद करते समय एक वचनकर्ताओं के साथ डज नॉट, बहुवचनकर्ताओं के साथ डू नॉट का प्रयोग करते हैं, तथा जिस किसी वाक्य में डज नॉट या डू नॉट या डज या डू का प्रयोग हो जाता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग होता है। जैसे वह स्कूल नहीं जाता है, ही डज नॉट गो टू स्कूल। मैं स्कूल नहीं जाता हूँ, आई डू नॉट गो टू स्कूल। हम स्कूल नहीं जाते हैं, वी डू नॉट गो टू स्कूल। वे स्कूल नहीं जाते हैं, दे डू नॉट गो टू स्कूल। लड़के स्कूल नहीं जाते हैं, बॉयज डू नॉट गो टू स्कूल। राम स्कूल नहीं जाता है, राम डज नॉट गो टू स्कूल। ये सीधे जैसे है एक वचन बहुवचन का। एक छोटा सा दिन आपको नेगेटिव हो रहेगा।
यदि किसी वाक्य में कभी नहीं का प्रयोग है तो हम डू नॉट डज नॉट का प्रयोग नहीं करते हैं, बल्कि उसके स्थान पर हम नॉट का प्रयोग करते हैं, नेवर का प्रयोग करते हैं। और नेवर के साथ एक वचनकर्ता के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस का प्रयोग करेंगे, बहुवचनकर्ता के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस का प्रयोग नहीं करेंगे, जैसे है वैसे रख देंगे। जैसे मैं कभी झूठ नहीं बोलता हूँ, आई नेवर टेल लाई। मैं झूठ कभी नहीं बोलता हूँ, आई नेवर टेल लाई। वह झूठ कभी नहीं बोलता है, ही नेवर टेल्स लाई। आई बहुवचन था तो टेल लाई, ही सिंगुलर है तो टेल्स लाई। अब मैं आपको इंट्रोगेटिव पे लेके चलूँगा। ऐसे प्रश्नवाचक वाक्य जिनके शुरू में क्या का प्रयोग हो तो उनको अंग्रेजी में ट्रांसलेट करते समय वाक्य के शुरू में डू डज का प्रयोग करते हैं। यदि वाक्य में एक वचन करता है तो डज आएगा, बहुवचन करता है तो डू आएगा, इसके बाद सब्जेक्ट आएगा, फिर नॉट अगर है तो आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, बाद में क्वेश्चन मार्क आएगा। जैसे क्या मैं स्कूल नहीं जाता हूँ, डू आई नॉट गो टू स्कूल, क्या वह स्कूल नहीं जाता है, डज ही नॉट गो टू स्कूल। क्या हम गाना नहीं गाते हैं, डू वी नॉट सिंग ए सॉन्ग। क्या वे क्रिकेट नहीं खेलते हैं, डू दे नॉट प्ले क्रिकेट। यहाँ तक समझ में आपको आ रहा है। इसके बाद क्या करेंगे हम, यदि किसी वाक्य के बीच में किसी क्वेश्चन वर्ड प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग है तो पहले उसकी अंग्रेजी रखेंगे। पहले व्हेन, व्हाई, व्हाट, कहाँ, कब, कैसे, जो भी है उसके अंग्रेजी रखेंगे। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा, डू डज में से कोई आएगा, और डू डज के का चुनाव हम कैसे करेंगे, सब्जेक्ट के वचन को देखकर उसका चुनाव करेंगे तो उसका प्रयोग करेंगे। इसके बाद सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म आएगा, फिर आपका ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। जैसे राम तुम्हें क्यों पीटता है, राम तुम्हें क्यों पीटता है, व्हाई डज राम बीट यू, व्हाई डज राम बीट यू। तो अब यहाँ पर डज का प्रयोग किसके अनुसार हुआ, व्हाई के अनुसार तो नहीं हुआ है। राम तुम्हें क्यों पीटता है, व्हाई डज राम बीट यू। मैं तुम्हें क्यों पीटता हूँ, व्हाई डू आई बीट यू। तो यहाँ पर सब्जेक्ट था आई तो डू हुआ, वहाँ पर सब्जेक्ट था राम तो डज हुआ। व्हाई डज राम बीट यू, व्हाई डू आई बीट यू। और तुम स्कूल क्यों नहीं जाते हो, व्हाई डू यू नॉट गो टू स्कूल। नॉट का स्थान पर चौथा हो गया, व्हाई डू यू नॉट। नॉट का स्थान अभी तक तो तीसरा था, निगेटिव में तीसरा था, और यहाँ पर नॉट का स्थान चौथा हुआ। अब इंट्रोगेटिव टाइप में क्या तुम स्कूल जाते हो, या क्या वह स्कूल जाता है, डज ही नहीं जाता है, डज ही नॉट गो टू स्कूल, वहाँ पर तीसरा, यहाँ पर चौथा हो गया। अब एक समस्या आती है, जैसे हम बनाएंगे, हम खाना कब खाते हैं, व्हेन डू वी टेक फूड। हम अपना काम क्यों नहीं करते हैं, व्हाई डू वी नॉट डू अवर वर्क। ये तो समान से हो गए। अब हमको समझ थोड़ी बात आएगी हु में। ऐसे वाक्य जिनमें के बीच में हु का, कौन का प्रयोग हो, तो हु माने होता है कोई पर्सन, इसको हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं, क्वेश्चन वर्ड भी कहते हैं। ये व्यक्ति जैसा ही काम करता है, जैसे राम तुम्हें बुलाता है, राम कॉल्स यू। इसी प्रकार तुम्हें कौन बुलाता है, ध्यान समझिए बात को, तुम्हें कौन बुलाता है, हु कॉल्स यू। तो हु के बाद हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस का प्रयोग करेंगे, क्योंकि हु एक क्वेश्चन वर्ड के साथ साथ एक इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, सर्वनाम है। इसलिए हम जिस प्रकार राम के साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस का प्रयोग करे थे, वैसे भी इसके साथ भी करेंगे। और मैं समझता हूँ इस प्रेजेंटेशन टेंस के लिए इतना ही पर्याप्त है। एक बार इसको ठीक से देखें। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड प्लीज़ कमेंट। आप टिप्पणी जरूर करें, कमेंट जरूर करें। उससे क्या होता है, थोड़ा सा लगता है कि कुछ बच्चों की समझ में आ रहा है। कई बार बच्चे कमेंट करते हैं सर स्पीड बहुत तेज हो रही है, आज मैंने बहुत धीमे बनाने का प्रयास किया है। दैट्स ऑल फॉर दिस पीरियड। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ वंस अगेन कमेंट एंड प्लीज़ लाइक एंड शेयर। दैट्स ऑल।